नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। तो अपने खास कार्यक्रम जनता सरकार की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जहां कई मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बढ़ रहा है, चाहे वो रेल हो या रोड। इसी कड़ी में दिल्ली से हिसार नई लाइन बनाने की बात कही। फास्ट ट्रेन इस रूट पर चलेगी, साथ ही हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। डेडिकेटेड लाइन चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, दोनों हरियाणा से निकलते हैं। उन पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। रोहतक की एलिवेटेड रेलवे लाइन के नीचे जमीन पर रोड बनाने पर बात बन गई है। एलिवेटेड कैथल रेल लाइन पर बात हुई है। जल्द इसका डीपीआर बन जाएगा और हमें परमिशन मिल जाएगी। कुरुक्षेत्र की पहली ही बन रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ कर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक आरआरटीएस के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है। कैथल का भी जल्दी डीपीआर बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए। कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। वहीं सीएम ने बताया कि जल्द ही प्रथला और पलवल लिंक भी बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन एक्वायर होनी है। उसके लिए भी जल्द कार्य शुरू होगा और ये भी लिंक बनाने के बाद इकोनॉमी कॉरिडोर से जुड़ जाएगा, जिससे बहुत सारे फायदे होंगे। जो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर होनी है। उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे आप जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई, जहां सीएनजी और पीएनजी के इस्तेमाल से इंडस्ट्री चलाने के लिए बात हुई थी। उसके लिए हमने 1 साल की छूट मांगी है, जिसके लिए मंत्री जी ने सहमति जताई है। वहीं सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में नजफगढ़ ड्रेन का लगभग 3000 एकड़ जमीन पर पानी फैल जाता है। उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता बना हुआ है कि नजफगढ़ ट्रेन दिल्ली से होकर यमुना में गुजरती है। नजफगढ़ ड्रेन के
डिसल्टिंग के लिए हमने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और केंद्र मिलाकर काम करें ताकि डिसल्टिंग हो सके, बाद में उस पर बांध भी बन सके। मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे सीएनजी, पीएनजी के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब पीएनजी, सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग, डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3-3.5 हज़ार एकड़ है उसको बचाया जा सके। ऐसे ही एक विषय जो राइस मिलर्स का है, हस्त जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सकें। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर से चर्चा हुई है और बहुत सहमति उन्होंने हमको दे दी। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए तेज गति से काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भी बातें की उस सब पर विचार करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं, तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एसएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी दे सकेंगे और उस मामले पर संबंधित अधिकारी आगामी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अनिल विज ने सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं। इसी कड़ी में अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निपटारण हेतु समय अवधि में भी निर्धारित कर बताई। गृह मंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि मौजूदा ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। आने वाले दिनों में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसीलिए प्रदेश को कोविड संक्रमण की मार से बचा सकते हैं। यदि नो मास्क नो सर्विस की नीति को अपनाया जाए तो बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एएस चावला, ओपी सिंह, आलोक मित्तल, गृह विभाग के सचिव बलकार सिंह और आईजी अमिताभ ढिल्लो मौजूद रहे। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज को 26 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना और ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी तक स्कूल और सभी कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से 12 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज की बंद करने को समय दिया था, लेकिन अब अवधि बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दी गई है। का एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का, और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां और कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको।
उधर हरियाणा के वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में कोविड-19 कंट्रोल रूम बूस्टर डोज कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में कोविड-19 कंट्रोल रूम बूस्टर डोज और फिट हेल्थ वर्कर अभियान और हेल्थ आईडी का शुभारंभ किया गया है और हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनेगी जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सारा डाटा मौजूद होगा। अच्छी एक शुरुआत आज हुई है और जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट दोबारा से बढ़ने शुरू हैं, तो जिन लोगों को 9 महीने पहले ये डोज लग चुकी थी तो उनको दोबारा से बूस्टर डोज दी जा रही है ताकि उनकी इम्यूनिटी और मजबूत हो तो उससे उनका बचाव हो सके। इसी प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है और कोविड कंट्रोल रूम में किसी को जैसे जो होम आइसोलेशन में है तो उनके लिए एक व्यवस्था की है कि दिन में एक बार उनको फ़ोन पे सारी उनकी स्थिति के बारे में जानना, उनको उनका मार्गदर्शन करना कि उन्हें क्या करना है और उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस प्रकार की उनकी जरूरत है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया उसमें दिन में एक बार जरूर उस पेशेंट के साथ हो बातचीत हमारे डॉक्टर करते हैं। ऐसे ही फिट हेल्थ वर्कर के भी एक अभियान चलाया कि जो हमारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया। और ऐसे वर्कर जिनकी हाइट के हिसाब से जिनका वेट बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको आज सम्मानित करने का भी काम किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जिस प्रकार से आज शुरू किए गए और हेल्थ आईडी बनाने का काम किया जिसमें अपना जिला जो है वो पूरे हरियाणा में प्रथम है। तो उसमें एक आईडी बनाई गई जिसमें उसके हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अगर वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो निश्चित तौर से वहाँ उसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर के पास होगी। वो एक बार क्लिक करेगा और उसको सारी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी और उसका इलाज करना, उसको कोई भी इस प्रकार की सहायता देना डॉक्टर के लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि डॉक्टर उसकी पूरी जानकारी है। ये बहुत ही अच्छा काम आज इस प्रकार से शुरू किया गया है। तो इसके लिए मैं सीएमओ साहब को, उनके सारे स्टाफ है उसको। वहीं हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बहादुरगढ़ के डावौदा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीने के पानी की योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 2 करोड़ की लागत से गांव वालों के लिए पीने के पानी की स्कीम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि मछली पालन, बागवानी और पशुपालन जैसे काम करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सरकार ने योजना चलाई है जिसके लिए किसान को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। आज गांव में दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी दिल्ली के इतने पास के गांव जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, गांव में पीने के पानी की समस्या है, उसके इंतज़ाम करने के लिए गांव में मीठा पानी मिले 2 करोड़ की योजना का आज शुरुआत की गई है जिससे 70 लीटर की प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे गांव को पीने का पानी मिले। और हमने जो पीछे जो वाटरलॉक्ड एरिया है रोहतक और झज्जर जिले का आधा इलाका लगभग पानी से भर गया है, ज़मीन खराब हो गई है। इसके लिए योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने कि परफोरेटेड पाइप डाल करके इस पानी को, ज़मीन के पानी को तोड़ा जाए, नीचे ले जाया जाए। प्रति एकड़ का खर्चा 45-50 हज़ार आएगा। हमने पोर्टल चालू कर दिया है। जो भी ग्रामवासी इसमें अप्लाई करेंगे क्लस्टर बना करके उस ज़मीन को सुधारीकरण के लिए हमारी योजना है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चय है कि ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाएं, ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की करें, किसान की उन्नति हो और गाँव में रोजगार के साधन उपलब्ध हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इस गांव में जहां भी कोई 5 कदम का रास्ता होगा उसको हम उससे मार्केटिंग बोर्ड से पक्का करवाएंगे, पानी की निकासी की योजना बनाएंगे, पीने के पानी की जो है स्कीम देंगे। गांव वासियों ने जो मांग पत्र लिया है, जो मांगे व्यावहारिक होंगी उनकी पूर्ति करेंगे।
वहीं वल्लभगढ़ में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर चेतक फाउंडेशन की ओर से एसडीएम कार्यालय में मूलचंद शर्मा ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम त्रिलोक चंद और चेतक फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री का स्वागत किया। वहीं परिवहन मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क दुर्घटना में 50% से ज्यादा लोगों की मौत हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। सुरक्षा जो रोड सेफ्टी जो सुरक्षा है वो मेरे पे महकमा है, दायित्व है। और ये अपने चेतना फाउंडेशन है, चेतना फाउंडेशन, तो अपने बड़ी ट्रांसपोर्ट है, उसके तहत ये आज हमने महिला जेंट्स वितरण किए हैं और जिससे लोगों की जान बिना हेलमेट के लोगों की जान गंवानी पड़ी। और लोग क्या है कि समझते हैं हेलमेट चालान कट है, ये सबसे पहले हमारी जीवन रेखा है, जीवन बचाने का काम करता है। इसलिए हमने बल्लौद शहर की शुरुआत की। बल्लौद के लोगों को, महिलाओं को, जेंट्स को, नौजवान साथियों को लाभ मिले और इस तरह से हमने सभी से अपील की है जो भी शहर में CSR के तहत कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेलमेट दें। सुरक्षा के जहाँ ब्लैक स्पॉट है उन्हें भी खत्म करने का काम करें। वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना पहुंचे। इस मौके पर उन्हें रेस्ट हाउस में पुलिस टुकड़ी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कई अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं उन्होंने रेस्ट हाउस में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देना ये हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में सर्वे होगा और शहरों की तर्ज पर गांव का भी नवीनीकरण करवाया जाएगा और सभी विकास कार्यों को पारदर्शिता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण करवाए जाएंगे। और जिस उम्मीद के साथ टोहाना हल्का ने मुझे जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि के तौर पे दी थी, उस जनप्रतिनिधि के नाते होने के नाते और एक मंत्री होने, सरकार मंत्री होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी को उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतारूंगा और ईमानदारी और सच्चाई अच्छाई के साथ जनसेवक बनकर इनकी सेवा करूंगा, पूरे प्रदेश की सेवा करूंगा। बिल्कुल वो सपना आने वाले समय में आपको धरातल पर नजर आएगा। हम एक सोशल एक्टिव पहले हमारी टीम है जो टोहाना में, वो पूरा हरियाणा में हो, सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे और सरकार की जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड धरातल पर जाए और उसका 100% लाभ हमारे गांव में, देहात में जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, जो हमारे परिवार रहते हैं, उन तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। देखिए समस्याएं क्या है कि जैसे गली नाली, बिजली पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, इनमें काफ़ी काम हो चुके हैं, कुछ बकाए हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा। एक पानी भराव, जो हमारे जोड़ों के हालात आज खराब हैं, उसके लिए सरकार ने एक पूरा प्रॉपर रोड मैप बनाकर एक प्लानिंग किया हुआ है, उसको ग्राउंड पर लेके आएंगे। एक साफ़ सफाई भी एक मेन मुद्दा है, उसको हम ग्राउंड पर लेकर आएंगे। जो हमारी पुरानी जितने भी एसेट्स हैं विभाग के, इसमें चाहे हमारी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, चाहे हमारे स्कूल्स हैं, इनको दोबारा से एक बार प्रॉपर ढंग से ठीक करके, ताकि जो सुविधाएँ हमारे गांव देहात के लोगों को मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंचा सकें। और करीबन 9-10 स्कीम्स हैं और आने वाले समय में जब हमारे गांव की बढ़ोतरी हो तो वो उसका शहरी तर्ज पे हो। अगर हमारा गांव जैसे अब परिवार बड़े हैं तो गांव जो लाल डोरा की ज़मीन थी, आपने देखा कि उसका भी अभी रजिस्ट्रीकरण हुआ है थोड़े दिनों में, मलकियत सबको उनकी दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो इसी तरीके से अगर गांव और आगे बढ़ता है तो उस स्कीम को भी गांव के लिए भी लेके आया जाएगा। और स्वच्छ पानी की पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्र की तरफ से एक फंड आया था, पूरे हरियाणा में करीबन उसको 85% घरों तक हर घर जल हर घर नल की स्कीम सरकार ने पूरी कर ली है। ऐसे ही और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, करीबन 9-10 सुविधाएं गांव तक ले जाने की सरकार की मंशा है, उनको हम धरातल पर लेकर आएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने रविवार को रानिया में बरनाला रोड स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। जहां उन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जेलों में भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, संक्रमण न फैले इसीलिए रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है और नए कैदियों को भी क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद जेलों में लाया जा रहा है। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ केसों में जरूर बढ़ोतरी की हो रही है, लेकिन ये वायरस ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में काफी कम संख्या में मरीज दाखिल हैं। लोग सावधानी बरतकर कोरोना को हरा सकते हैं।
देखिए, नंबर ऑफ ओमिक्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, जो पिछले दोनों कोरोना में भी इतना नहीं था जो अब के हो रहा है। पर मैं समझता हूँ इतना ये डेडली नहीं है। थोड़ा आदमी हफ्ता को होता है, जो सुन रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट के गले तक आता है, आगे लंग्स में नहीं जाता, पर स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पहले से पिछली बार जब 1.5 लाख हुआ था तो हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, रूम की प्रॉब्लम, मतलब बड़ा मीडिया में हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। अब ऐसा बताओ, आज 2 लाख से ऊपर हो रहा है। कितना है आज? मेरे ख्याल में 2, हाँ लगभग 2 के करीब है। कोई ऐसा पैनिक नहीं है, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारी है, पर लोगों को बड़ी ये है कि लोग अपने आप को डिस्टेंस करें। आप हम आपस में खड़े हैं, सबने कोरोना वो ये मास्क लगा रखा है, तो इससे थोड़ी बचत तो सारी है। और पिछली बार भी जो कर्फ्यू लगा या जो लॉकडाउन था, उसका मतलब ये था कि डिस्टेंस करो, घरों में लोग अपने आप को मेंटेन करें, रखें, थोड़ा ध्यान रखें, तो कोई दिन निकल जाएगा। पिछली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमने मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे और एक एलआर थे, चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन आएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही कर। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है बंद कर दी, और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएँ, बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं। और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाना है। और विश्व कौशल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 पुरस्कार जीते हैं। हरियाणा के हिस्से 3 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य और 3 उत्कृष्टता के लिए पदक आए हैं। ऑटो बॉडी रिपेयर, I&AC बिल्डिंग में हरियाणा ने स्वर्ण जीता। कुकिंग इंडस्ट्री डिजाइन मैकाट्रॉनिक्स टीम ने रजत जीता, तो वहीं रेस्टोरेंट सर्विस में हरियाणा ने कांस्य पदक जीता। वहीं ब्यूटी थेरेपी, I&AC और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में हरियाणा के हिस्से में उत्कृष्टता पदक आए। वहीं हरियाणा इस साल चीन में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने उन किसानों को पुरस्कार देने की योजना बनाई है जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान पुरस्कार के लिए 15 जनवरी 2022 तक विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। तो योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंजीकृत करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 जनवरी 2022 तक विभाग की वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए 1 दिन, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए 2। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उत्कृष्ट तरीके से खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं और विभाग किसानों की वेरिफिकेशन करके उनकी सूची तैयार करेगा। हरियाणा में सरकार ने किसानों को सम्मानित करने की भी एक योजना शुरू की है। किसानों को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन किसानों को सरकार सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए प्रदेश की सरकार की किसान और कृषि विभाग जो है उसकी क्या योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, एक सरकार ने अभी शुरू किया है कि किसान जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं खेती में, जो अलग अलग तरीके की खेती कर रहे हैं, उसको आप सम्मानित करने जा रहे हैं। ये आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं, क्या योजना है सर और किस तरह से किसानों को ये सम्मान दिया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की है, जिसके अंदर जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे पशुपालन में, गन्ना उत्पादन में, धान उत्पादन में, बागवानी में, मशरूम में, फिशरी में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, एक्सीलेंस दिखाई है, वो किसान अप्लाई करें। हमारे विभाग के अधिकारी से सारे उनके कामों को जा करके चेक करके छटनी करेंगे और जो सबसे अच्छे किसान होंगे जिला वाइज, प्रदेश वाइज, उनके लिए अलग अलग राशि हमने की है
और उनको सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम है। और फिर उन किसानों के द्वारा जो उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है अपने खास विषय में, कि वो ट्रेनर किस बन जाएं वो किसान, और अपने जैसे किसान 10 किसान 20 किसान 100 किसान तैयार करे और ये श्रृंखला चल पड़े। तो जो जो उपलब्धता अच्छे किसानों ने पाई है वो दूसरे किसानों तक भी पहुंच जाए, ये एक योजना हमारे हरियाणा कृषि विभाग ने बनाई है। तो इसके तहत ही आप इन तमाम किसानों को सम्मानित करेंगे। जब आवेदन आएंगे उसके बाद आपका विभाग जाकर देखेगा कि इस किसान की क्या उपलब्धि है। जी, जो हमने सभी जो किसी किसान ने अपनी चीज में किसी खास विषय में एक्सीलेंस प्राप्त की है वो अपने पोर्टल पे उसको चढ़ाए और उनको हम जाके चेक करके फिर एक जो कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी उनको देखभाल करके फिर ये पाएगी कि कौन सा सबसे हरियाणा का सबसे उत्कृष्ट किसान कौन है, 2 नंबर पे कौन है, जिला स्तर के कौन है, किस किस विषय में कौन कौन है, उनको सबको एक समान राशि भी देंगे। और फिर उन किसानों के द्वारा हम दूसरे किसान जो है वो ट्रेनर किसान हो जाएंगे, दूसरे किसान वो तैयार करेंगे। हमारी योजना ये है कि इस तरह धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी, जो कोई नो हाउ, जो कोई ज्ञान उन्होंने उपलब्ध किया है किसी खास विषय में, वो दूसरे किसानों तक पहुंचे। तो सर, पिछले कुछ सालों में हरियाणा में किसान जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, फसल विविधीकरण को भी अपना रहे हैं, बागवानी की तरफ लोगों की रुचि पैदा हुई है। ऐसे में क्या कितना आप मानते हैं कि फसल विविधीकरण या बागवानी की तरफ कितने किसान डाइवर्ट हरियाणा में होते हुए दिखे हैं? कोई आंकड़ा अभी तक हो सर? बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर बागवानी का क्षेत्र बहुत सारा बढ़ा है और उसको अभी हमारा दुगना करने का लक्ष्य है। हरियाणा में इंडो इजराइल की अपने तालमेल से बागवानी के बहुत सारे सेंटर हैं और बागवानी के लिए हमने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं कि सब्जियों के लिए जो सब्सिडी देते हैं हम, मल्चिंग के लिए देते हैं ना, सब भावांतर भरपाई तो फसल तैयार होने के बाद है, जो उगाने के लिए पौध देते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं। हमारी योजना ये है कि कोई नर्सरी बनाए उसको हम सब्सिडी देते हैं, कोई तार बांस लगाए उसको सब्सिडी देते हैं, मल्चिंग करते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं, बांस लगाए और ऐसी थी जैसा पहले बाग था यहाँ पर, झाड़ झूंड थे उसमें, तो हमने पट्टे पर जब किसानों को दिया वो भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको हाई लेवल पे दिया, बिल्कुल चीप रेट पे हमने दिया। जैसा कि उनको हमने 2 साल के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़। कंडीशन ये थी कि वो अपनी भूमि को अपने आप कल्टीवेट करेंगे, उसमें झुंड वगैरह वो खुद निकालेंगे, तो उनके लिए वो इजी था। और जो प्रोडक्शन है, मान के चलो जो हमारी नॉर्मल भूमि है उसमें जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें आई। मंत्री जी का एक दूसरा घर माना जाता है, इसलिए जो अपनों के लिए होती है वो स्पेशल कुछ स्कीम भी होती है, तो वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया मंत्री जी ने। और विज़न इसके पीछे इन्वायरमेंट का जो इक्वलिटी है उसको लेने के लिए भी है। और जैसा कि ये फॉरेस्ट को जो जगह दी गई है, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी।